हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स के ऑनलाइन सेशन में। और बच्चों, आज हम सब पढ़ने वाले हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव का लेक्चर नंबर 5 और इसमें सीखेंगे बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न, साथ ही साथ ग्राफ और बच्चों दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी सीखेंगे और 3D वीडियो के माध्यम से सीखेंगे बच्चों। तो ये लेक्चर बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो इसके लिए आप अंत तक वीडियो को देखें, जिससे आपका आज प्रकाश वैद्युत प्रभाव का से संबंधित जो कंसेप्ट है और अच्छे ढंग से बच्चों क्लियर हो जाए। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पढ़ें बच्चों। क्वेश्चन क्या कर रहा है, अंतक मतलब निरोधी विभव आपने पिछले लेक्चर 4 में पढ़ चुके हैं बच्चों। और अगर जिस बच्चे ने अब तक पिछले लेक्चर 4 नहीं पढ़े हैं बच्चों, लेक्चर 3 नहीं पढ़े हैं, तो आप सबसे पहले बच्चों लेक्चर 4 लेक्चर 3 जरूर जाकर देखें और उसका नोट्स बनाएं। इसके बाद अगर लेक्चर 5 आप देखते हैं तो हम गारंटी लेते हैं कि आपको 100% बच्चों समझ में आएगा। तो सबसे पहले बच्चों पिछला लेक्चर थोड़ा जरूर जाकर देखें और सीरियल बाय लेक्चर देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव यहाँ तक कि कह सकते हैं कि पूरा मॉडर्न फिजिक्स की गारंटी लेते हैं कि आपका 100% बच्चों अच्छा हो जाएगा। और बच्चों साथ ही साथ लेक्चर के साथ नोट्स भी बनाते रहें कि आपको कोई दिक्कत ना हो आगे जाकर। तो निरोधी विभव और आवृत्ति ग्राफ से प्लांक नियतांक, इसका संकेत H लेते हैं और कार्य फलन की गणना करना है W बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों आंसर में हम क्या लिखेंगे, आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, क्वेश्चन लिख देना है। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से, आप वीडियो को रोककर ही क्वेश्चन लिख सकते हैं। अब यहां से बच्चों देखें क्या है, आइंस्टीन के समीकरण से। तो आइंस्टीन के समीकरण क्या कहता है कि जो फोटोन की ऊर्जा होता है एच न्यू, वह फोटोन की ऊर्जा दो जगह खर्च होता है। एक तो प्लेट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च होता है और जो ऊर्जा बच जाता है उससे गति करने में, यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। यही ऊर्जा दो जगह खर्च हुआ। इलेक्ट्रॉन को बाहर प्लेट से बाहर निकालने में जो खर्च होता है ऊर्जा, उसे कहते हैं कार्य फलन। इसका फाई भी संकेत लेते हैं, डब्ल्यू लेते हैं। और प्लस जो बच जाता है वो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा तक, के मैक्स हो जाता है बच्चों। ये हो गया। अब यहाँ पे आवृत्ति तो आ गया है, लेकिन बचा क्या, निरोधी विभव। बच्चों निरोधी विभव आपको पता कहाँ से आएगा, W ऐसा करते हैं, यहाँ पे W इधर ले आते हैं तो माइनस W, के मैक्स का फॉर्मूला पढ़ाएं तो बच्चों, किसी भी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का मान और निरोधी विभव का मान का गुणनफल, जो पहले से हम पढ़ा चुके हैं। आप जरूर जाके पिछला लेक्चर जाकर देखें। के मैक्स का फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन का मान इंटू निरोधी विभव V0, यह आवृत्ति बच्चों। अब यहाँ पे E भागा में आ जाएगा, तो देखो तो बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ पे H न्यू माइनस W बटा E बराबर V0। यहां तक लिख ले। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या आएगा, पहले V0 लिखते हैं, अब वहां पे देख, और यहाँ पे अलग अलग करते हैं बच्चों। क्या यहाँ पे अलग अलग करेंगे तो H बटा E न्यू आएगा माइनस W बटा E आएगा बच्चों। तो यहाँ पे अलग अलग करने जा रहे हैं, तो H बटा E इंटू न्यू माइनस W बटा E। अब यह ग्राफ देखें बच्चों, यहाँ पे ये ग्राफ ऐसा लग रहा है, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। समीकरण आ गया है, किसके बीच आया बच्चों, देखें ध्यान से, ये निरोधी विभव और आवृत्ति के बीच ग्राफ आया। बाकी सब बच्चों क्या नियतांक है, H भी नियतांक, E इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है जो फिक्स है, और W बच्चों कार्य फलन है। हाँ, कार्य फलन कब बदलता है बच्चों, जब धातु की प्लेट बदलते हैं। अगर प्लेट नहीं बदलते हैं बच्चों तो कार्य फलन भी क्या होगा, नियत होगा। तो आप ग्राफ खींचना है तो ग्राफ खींचते ही करते हैं इस तरह से। देखो तो बच्चों क्या करते हैं, ये ऐसा लगा कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। ध्यान दे बच्चों, कैसा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। ये है V0, ये है न्यू। इसका ग्राफ देखा जाए तो यहाँ पे बच्चों कह सकते हैं, क्योंकि कि बाई के जगह पे यहाँ पे बाई होना चाहिए, ये नियतांक है M और ये X होना चाहिए जो वेरिएबल है, और प्लस C। ऐसा अगर आप पढ़े बच्चों, जो स्ट्रेट लाइन सीधा रेखा ग्राफ होता है, यहाँ पे ग्राफ निरोधी विभव और आवृत्ति के बीच है। आपने 10वां भी पढ़ा होगा, बाई और X के बीच। बाकी तो जो X का गुणांक होता है उसको M बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में स्लोप, हिंदी में ढाल कहते हैं बच्चों।
अब याद होगा कि ग्राफ के लिए क्या करते, एक बार x का मान 0 करके y का मान लिखते थे, और एक बार y का मान 0 करके x का मान, 2 पॉइंट से ग्राफ खींचते थे स्ट्रेट लाइन का, सीधी रेखा के बच्चों। यहाँ भी वही काम करेंगे। यहाँ पे 0 देखे तो अगर निरोधी विभव 0 करते, सॉरी देहली आवृत्ति 0 करेंगे, ये 0 करेंगे बच्चों तो क्या होगा, पूरा मान 0। अब v नोट का मान कितना आ जाएगा, माइनस में आएगा W/E, यानी एक पॉइंट यहाँ मिलेगा बच्चों, याद रखिएगा। दूसरा, अगर निरोधी भी अभी 0 कर दिया जाए, यानी इसको 0 कर देते हैं तो H/E इंटू न्यू माइनस W/E, ये इधर आ जाएगा माइनस W/E। देखिए हम कर रहे हैं क्या, न्यू का मान निकाल रहे हैं, आगे बच्चों W/H, तो न्यू का मान कहाँ पे आएगा, W यहाँ पे आएगा, मान लीजिए W/H। लेकिन बच्चों यहाँ पे रखिएगा, W को ही बोलते थे हम सब कार्यफलन, जो एक प्रकार की न्यूनतम ऊर्जा है जिसका काम सिर्फ इलेक्ट्रॉन से प्लेट को बाहर निकालना है। तो इसका कार्य का अगर लिखा जाए तो न्यू नॉट बराबर H, यानी देहली आवृत्ति का मान कितना आ गया बच्चों, देखो ध्यान से, न्यू नॉट, यानी आवृत्ति का मान न्यू नॉट कब आया है, अगर निरोधी विभव शून्य है। शून्य का मतलब एनोड प्लेट जो ऋणात्मक विभव लिए थे, अब इतना ऋणात्मक किए थे कि महत्तम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन भी कैथोड से एनोड पर पहुंच नहीं पा रहा था बच्चों। लेकिन अगर निरोधी विभव 0 कर देंगे, यानी एनोड प्लेट का विभव शून्य कर देंगे, अब तो इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगेगा। तो यहाँ पे निरोधी विभव जैसे शून्य करेंगे बच्चों, देहली सॉरी प्रकाश की जो आवृत्ति होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, देहली आवृत्ति के बराबर हो जाएगा। और देहली आवृत्ति से कम वाले आवृत्ति को, अगर देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति वाले प्रकाश को प्लेट पर गिराएंगे तो बच्चों आपको बढ़िया से याद है कि सर प्लेट से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो क्या बच्चों, यहाँ से अगर कोई ग्राफ इस तरह से खींच रहा है, देखे ध्यान से, थोड़ा सा घबराने की बात नहीं है, ऐसे तो क्या ये ग्राफ सही होगा बच्चों, नहीं सर। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका वैल्यू बच्चों अब जस्ट लिखे क्या है, इसको न्यू नॉट आएगा, देहली आवृत्ति। अब देहली आवृत्ति, ये ग्राफ जो आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो देहली आवृत्ति से छोटा लेंगे, तो देहली आवृत्ति से छोटा लेंगे तो वह प्रकाश वैद्युत प्रभाव का घटना घटेगा ही नहीं, इसलिए ग्राफ ये जो होगा बच्चों कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिएगा, जो थोड़ा सा अब एकाग्रता ध्यान दीजिए। कहना ये चाहते, ग्राफ तो सीधा इस तरह से हो गया कि 2 पॉइंट से मिला दिए, रेखा खींच दिए, लेकिन कहना ये चाहते कि ये पॉइंट जो है बच्चों आवृत्ति का, वो देहली आवृत्ति के बराबर है। और ये ग्राफ जो इधर खींचे हैं, ये देहली आवृत्ति से छोटा वाला भी आ रहा है, देहली आवृत्ति से छोटा वाला भी ग्राफ हमने इसमें शामिल कर दिया है, जिसके कारण क्या होगा बच्चों, यहाँ पे प्रकाश वैद्युत प्रभाव का घटना नहीं घटेगा। तो ये जो पार्ट है ग्राफ का, जो देहली आवृत्ति से कम वाले भाग है, यहाँ देखें ना, यहाँ पे आवृत्ति लेंगे तो ये ग्राफ मिलेगा, यहाँ पे आवृत्ति लेंगे तो ये ग्राफ, यहाँ पे आवृत्ति, तो देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति वाले पर यही ग्राफ आया है, जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव घटना इससे नहीं घटेगा। इसके लिए क्या करेंगे हम सब बच्चों, देखे ध्यान से, इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दिखा देंगे, थोड़ा सा डॉट लाइन, कि ग्राफ यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि ग्राफ बच्चों यहाँ से स्टार्ट होगा। समझ में आया होगा कि यहाँ से ग्राफ क्यों नहीं दिखा है, ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा। ये आ गया ग्राफ, किसके बीच आया है, निरोधी विभव और आवृत्ति के बीच ग्राफ आया। यहाँ भी आप रफ में क्या किया हमने, V नॉट का मान 0 करके प्रकाश की आवृत्ति का मान निकालें तो किसके बराबर आ गया बच्चों, देहली आवृत्ति के बराबर आ गया है। जो लेक्चर 4 में बहुत अच्छे ढंग से समझा चुके हैं कि देहली आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति है जिस पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्लेट से बाहर निकलता है। और W का भी फॉर्मूला लाए हैं, आप इसलिए कह रहे हैं बच्चों कि लेक्चर 4 जरूर जाकर देखें, जिससे आपको और आसानी से समझ आ जाए। सीरियल से देखें आप लेक्चर, ये रफ में आप उतार सकते हैं। याद रखिएगा एक पॉइंट हमेशा के लिए कि अगर देहली निरोधी विभव को मान 0 करेंगे तो प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति के बराबर हो जाएगा बच्चों। क्लियर? तो यहाँ पे ग्राफ खींच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे 2 चीज का मान निकालना, एक प्लांक नियतांक और दूसरा कार्यफलन। प्लांक नियतांक बच्चों H है, तो H का मान निकालेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये ग्राफ बच्चों, इसको दोबारा हम लिखेंगे, देख लीजिएगा,
ये यहाँ पे फिर से ग्राफ लिखना चाह रहे हैं, जो V नॉट बराबर H/E न्यू माइनस W/E। बच्चों ये हम बस लिखे थे क्या कि ग्राफ किसके बीच है, निरोधी विभव आवृत्ति के बीच। यहाँ पे ग्राफ होगा y बराबर mx + c, जहाँ m होता है ढाल और ये c क्या होता है, जो अंतःखंड, अंतःखंड y अक्ष का अंतःखंड। यहाँ पे अब देलीय आवृत्ति का किसका अंतःखंड, y अक्ष का अंतःखंड है, इंटरसेप्ट अंग्रेजी में बोलते हैं। तो देखो तो बच्चों यहाँ पे किस कंपेयर किया जाए समीकरण से, तो m किसके बराबर आ जाएगा, H/E के बराबर आ जाएगा। इसीलिए बच्चों h का मान क्या आ जाएगा, m × E, यानी कह सकते हैं ढाल, या इसको हाँ ढाल × E ये आ सकता है। नहीं तो आप संकेत में याद रखना, तो यही याद रख सकते हैं m ढाल है, और नहीं तो ये भी फॉर्मूला याद रखते हैं, इलेक्ट्रॉन का मान इनटू ढाल। दूसरा क्या बच्चों, यहाँ पे c का मान देखिए, यहाँ पे कंपेयर दूसरा करेंगे, तो अगर दूसरा कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे c किसके बराबर हो जाएगा, -W/E के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से W का मान आ जाएगा -C × E, C × E तिरछे मल्टीप्लाई हुआ, माइनस इधर भेज दिए। इसको कार्य फलन को लिख सकते हैं क्या, अंतःखंड किसका, आवृत्ति अक्ष का अंतःखंड, अंतःखंड गुना इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे इसको ऐसा करते हैं बच्चों, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, कार्य फलन, लो भाषा में लिख दिए हैं या करके। और यहाँ पे बच्चों ऐसा करते हैं, यहाँ पे जो है यहाँ पे लिख देते हैं प्लांक नियतांक, प्लांक इसको बोल देते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन। तो आ गया मान प्लांक नियतांक बराबर ढाल गुना इलेक्ट्रॉन, उतार लीजिएगा आपको बढ़िया से फेर हो जाएगा। अब तथा कर ये कंपेयर किया है, किससे कंपेयर किया है, तो C इसके बराबर हो गया और m जो हो गया इसके बराबर हो गया। उम्मीद है कि आपको अच्छे ढंग से समझ आ रहा हो, तो आप लिख ले, इधर लिख लेना, वो भी लिख लेना, आपको यहाँ पर समझाने के लिए लिख दिए, लिख सकते हैं आप दोबारा। इसके बाद बच्चों क्या पढ़ना है सबको, फोटोन का विराम द्रव्यमान एवं गतिक द्रव्यमान को परिभाषित करना। आइए सबसे आसान भाषा में, कि फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है बच्चों, क्योंकि फोटोन अगर स्थिर होगा तो स्थिर हो, क्योंकि फोटोन के जो अंदर एनर्जी है था बच्चों, वो गति के कारण ही एनर्जी था। इसलिए फोटोन का अगर रोक दिया जाए तो उसको कोई गति नहीं होगा, आवृत्ति 0 हो जाएगा, घूमने नहीं करेगा तो आवृत्ति 0 होगा। और जब आवृत्ति 0 होगा बच्चों, तो आप पढ़े हैं फोटोन की ऊर्जा H × न्यू, न्यू क्या था, आवृत्ति। यदि देखिए ध्यान दीजिए, E बराबर H × न्यू, न्यू क्या है, आवृत्ति। अब इसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, घूमेगा नहीं तो 0, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी कितना हो जाएगा बच्चों, फोटोन का 0। इसलिए फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। फोटोन प्रकाश की चाल से गति करता है, ये पहले से पता चलो कि फोटोन प्रकाश में तो ही रहता है, तो प्रकाश का जो वेग होगा वही फोटोन का वेग होगा, वही चाल होगा। तथा गतिज अवस्था में फोटोन की ऊर्जा के कारण उसमें जो द्रव्यमान होता है वो फोटोन का गतिक द्रव्यमान होता है। फोटोन की ऊर्जा के कारण जो उसमें द्रव्यमान होता है, देखो बच्चों वो फोटोन गति कर रहा है, उस गति का एनर्जी है, वही एनर्जी किसके रूप में होता है, द्रव्यमान के रूप में होता है। जैसे आप खाते हैं खाना तो आपके अंदर एनर्जी स्टोर हुआ, लेकिन वो एनर्जी स्टोर किसके रूप में होता है, द्रव्यमान के रूप में। आपका द्रव्यमान बढ़ने लगता है शरीर का, तो कहना नहीं आपकी एनर्जी ज़्यादा है। आप फिर द्रव्यमान घट निकलता है, द्रव्यमान कट के नहीं निकलता, बल्कि आपको ऊर्जा आपसे निकलता है, तो वह ऊर्जा किसके रूप में क्षय होता है, द्रव्यमान के रूप में ह्रास हो जाता है। तो यहाँ पे फोटोन के ऊर्जा के कारण उसमें जो द्रव्यमान होता है उसका नाम होता है फोटोन का गतिक द्रव्यमान। कौन द्रव्यमान होता है, गतिक द्रव्यमान। इसके अंदर द्रव्यमान आ गया, जिससे छोटा कंकड़ को बहुत तेज वेग से फेंकते हैं तो उसकी एनर्जी ज़्यादा हो गया, लेकिन जब किसी से टकराता है तो लगता है जैसे कोई भारी वस्तु से टकराए है। इसलिए उसका अंदर जो एनर्जी है वही एनर्जी
किस रूप में होता है, द्रव्यमान के रूप में दिखता है। जैसे हमारा अंदर एनर्जी है तो हमारा एनर्जी किस रूप में दिखेगा, द्रव्यमान के रूप में। किसी की एनर्जी ज़्यादा होगा तो उसका द्रव्यमान भी थोड़ा ज़्यादा होगा, तो गतिक द्रव्यमान। यदि फोटोन का गतिक द्रव्यमान मान लेते हैं m और आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा, ये पढ़ाएंगे आगे बच्चों, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार E बराबर क्या होगा, mc², जहाँ ये सिद्ध करेंगे E बराबर mc², इसी चैप्टर में E बराबर क्या होगा, mc², जहाँ c प्रकाश की चाल है। फोटोन की ऊर्जा लिखा हुआ बच्चों h इंटू न्यू, न्यू क्या है बच्चों, आवृत्ति, अभी लिखे थे भी। ये पूरा उतार लीजिए, यहाँ तक इसको समझाने के लिए था, इसको उतारने की कोई जरूरत नहीं है। पता चल गया होगा कि गति नहीं करेगा, आवृत्ति 0, एनर्जी 0। तो जो फोटोन गति कर रहा, प्रकाश की चाल से गति कर रहा है, और फोटोन के अंदर जो ऊर्जा है वही ऊर्जा गतिक द्रव्यमान के रूप में होता है। तो फोटोन का गतिक द्रव्यमान m मान लेते हैं, तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार E बराबर क्या होगा, mc²। अब यहां से क्या बच्चों देखो ध्यान से, ये तो फॉर्मूला आ गया E बराबर mc², आइंस्टीन के अनुसार लिखा हुआ है। तथा एक एनर्जी निकाले फोटोन का, प्लांक नियतांक के अनुसार h न्यू, दोनों फोटोन की एनर्जी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसे यहाँ बच्चों क्या होगा, mc² बराबर h इंटू न्यू। तो बच्चों बताओ यहाँ पे न्यू का मान या h का, हाँ m का मान क्या हो गया, h न्यू बटा c², याद रखिए बच्चों, समीकरण 1। अब बच्चों जब जान गए कि फोटोन के अंदर द्रव्यमान, फोटोन के अंदर द्रव्यमान नहीं होता है बच्चों, उसके अंदर सिर्फ एनर्जी होता है। लेकिन वही गति एनर्जी जो है वो किसके रूप में बता रहे हैं कि रहता है, आइंस्टीन द्रव्यमान के रूप में रहता है। इसका नाम है कौन द्रव्यमान, गतिक द्रव्यमान। स्थिर द्रव्यमान गतिक द्रव्यमान है। तो यहाँ पे निकालेंगे फोटोन। अब फोटोन के अंदर अगर द्रव्यमान है तो फोटोन का क्या निकलेगा बच्चों, संवेग। फोटोन का संवेग क्या निकलेगा बच्चों, पढ़े होंगे, द्रव्यमान गुना वेग। तो फोटोन के जो द्रव्यमान होता है वो स्थिर द्रव्यमान नहीं, गतिक द्रव्यमान। संवेग का संकेत P लेते हैं, द्रव्यमान का संकेत m इंटू c, क्योंकि प्रकाश की चाल से गति करता है फोटोन, c लेंगे। m का मान ना है बच्चों कितना, h इंटू न्यू बट्टा c², c से c वो कैंसिल हो गया। आपको पता है बच्चों h बट न्यू बटा c को बोलते हैं न्यू इंटू लैम्डा। फॉर्मूला होता है बच्चों आप जो पहले से ही पढ़ा था, c बराबर न्यू इंटू लैम्डा या न्यू बराबर c बटा लैम्डा। बार बार लिख रहे थे पीछे भी, न्यू बराबर c बटा लैम्डा, यानी प्रकाश की चाल जो होता है, प्रकाश की आवृत्ति एवं तरंगदैर्घ्य का गुणनफल होता है। तो c का मान एगो c बचा न्यू इंटू लैम्डा, न्यू से न्यू कैंसिल हो गया बच्चों। तो देखो तो फोटोन का संवेग क्या हुआ, फोटोन का संवेग याद रखिएगा, पूछता ऑब्जेक्टिव में h बटा लैम्डा। क्या है बच्चों बताओ तो, h बटा लैम्डा। आप इतना उतार लीजिए, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है। ये आ गया क्वेश्चन का आंसर, पूरा डिटेल में आ गया है। फोटोन का विरामान द्रव्यमान और गतिक द्रव्यमान को डिफाइन कर दिए हैं। गतिक द्रव्यमान है इसलिए इसका संवेग निकाल दिए हैं। कुछ पॉइंट बच्चों जो याद जानकारी पहले से भी है कि फोटोन विद्युत उदासीन होते हैं, तो एक ऊर्जा है, तो उस पर कोई ऋणात्मक आवेश न धनात्मक आवेश होगा, उदासीन होते हैं, अतः वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होगा। अरे भाई आवेश होगा तब ना विद्युतीय क्षेत्र में और चुंबकीय क्षेत्र में उस पर बल लगेगा या विक्षेपित होगा, ये तो ऊर्जा है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र में और विद्युतीय क्षेत्र में फोटोन विक्षेपित नहीं होगा, इस पर कोई बल नहीं लगेगा। पहला पॉइंट, फोटोन सीधी रेखा में गमन करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, तो प्रकाश के अंदर ही तो होता है फोटोन, तो फोटोन भी सीधी रेखा में गमन करेगा। विभिन्न माध्यमों में फोटोन का भिन्न भिन्न वेग होता है, ये आप पढ़े हैं कि सर पानी में जल का वेग, पानी में प्रकाश का वेग कुछ और होता है और जल में प्रकाश का वेग कुछ और होता है, कांच में गिलास में प्रकाश का वेग कुछ और होता है। इसे यही लिखा गया विभिन्न माध्यम में फोटोन का वेग भिन्न भिन्न होता है। तो सर वहाँ प्रकाश का वेग, अरे वह प्रकाश का वेग, तो प्रकाश के अंदर फोटोन है, तो फोटोन का वेग बात कर रहे हैं, तो फोटोन का वेग क्या होगा, प्रकाश की चाल निर्वात में पढ़े होंगे, माध्यम निर्वात में बटा अपवर्तनांक, ये पढ़ाएंगे ऑप्टिक्स में भी, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा अपवर्तनांक, उस माध्यम का निकालना है। तो एन क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक पढ़े आप प्रकाश में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई दिक्कत नहीं, आगे इसको ऑप्टिक्स में हम इसको पूरा समझा देंगे।
फोटोन कण संघट, संघट मतलब टक्कर। अब फोटोन कण टकराता है किससे बच्चों? फोटोन इलेक्ट्रॉन। फोटोन प्लेट पर गिरता है, इलेक्ट्रॉन से टकराता है, तो क्या फोटोन बचता है कि इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाता है? फोटोन इलेक्ट्रॉन जब टक्कर होता है, यानी फोटोन प्लेट पर गिरा, इलेक्ट्रॉन से टकराया, यानी इलेक्ट्रॉन उसको खा गया, तो बचा कौन? फोटोन के इलेक्ट्रॉन। तो सर फोटोन तो खत्म हो गया, वो तो ऊर्जा था, खा गया इलेक्ट्रॉन, तो बचा कौन? इलेक्ट्रॉन। इस टक्कर में पता चला फोटोन की संख्या खत्म हो रहा है। फोटोन तो खत्म हो रहा है इसलिए कि फोटोन तो ऊर्जा था, वो खा गया इलेक्ट्रॉन, तो फोटोन तो खत्म हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है? नियत है। लेकिन ऊर्जा बच्चों संरक्षित होगा। क्यों संरक्षित होगा? क्योंकि जो फोटोन की एनर्जी है उसको किसको मिल गया? इलेक्ट्रॉन का। तो एनर्जी तो संरक्षित है, लेकिन फोटोन गायब हो गया, यानी फोटोन की संख्या संरक्षित नहीं है। तो फोटोन इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा संवेग दोनों संरक्षित होगा, लेकिन किसी भी संगठन में फोटोन की संख्या संरक्षित नहीं रह सकता। कि कैसे रहेगा? फोटोन तो खत्म हो गया, खा गया इलेक्ट्रॉन ने। क्लियर हो गया बच्चों? यहां तक आप लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों देखिए क्या है, प्रकाश विद्युत सेल क्या है। तो प्रकाश विद्युत सेल क्या